Hello friends, today I take up solution and explanation of UPSC prelims 2022 which was held on Sunday। तो आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. Second, the Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Court to punish the contempt of themselves। ये सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को पावर है कि अगर कोई व्यक्ति उसके आदेश का अवहेलना करता है तो उसको पनिश कर सकता है। और पहला भी जो पॉइंट है एच.एन. सन्याल कमेटी, वो 1961 में गठित हुआ था और जिसके आधार पर पार्लियामेंट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 पास किया था। तो ये भी सही है, फर्स्ट पॉइंट सही है, सेकंड पॉइंट सही है। और थर्ड क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान है उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई विधान नहीं था। इसीलिए तो पार्लियामेंट ने 1971 में एच.एन. सन्याल कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर कानून बनाया, जो अभी भी विद्यमान है। और चौथा है कि इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये भी सही है, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि पार्लियामेंट इज वेस्टेड with the power to legislate any subject which are not at variance with the basic structure of the constitution as per the Supreme Court judgment in 1973 in केशवानंद भारती केस। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अवहेलना करेगा या उसके विरुद्ध जाएगा तो क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू के तहत में सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि पार्लियामेंट के द्वारा ऐसे पास किए हुए कानून को वो नल एंड वॉइड कर सकता है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? अब ये कहता है कि व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? ए 1 and 2 ओनली, 1, 2, 4, 3 and 4 ओनली एंड 3 ओनली। तो अभी हमने क्या देखा कि पहला भी सही है, क्योंकि एच.एन. सन्याल कमेटी के आधार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पास किया गया था। दूसरा भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह पावर है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ में कार्रवाई कर सकता है। और चौथा सही है कि पार्लियामेंट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून बनाने के अधिकार प्राप्त हैं, और इसी के तहत में तो उसने 1971 में कानून बनाया। तो इसमें आंसर क्या होगा? 1, 2 and 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का बी। विथ क्वेश्चन नंबर 12, with reference to India, consider the following statement: government law officers and legal firms are recognized as advocates। सही है, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates। ये गलत है, वो भी एडवोकेट हैं। और आप जानते हैं कि ये 1961 के एडवोकेट एक्ट के तहत में किसी भी व्यक्ति को कानून पास करने के बाद में उसको एडवोकेट का लाइसेंस दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। ये सही है, पूरे हिंदुस्तान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लॉ कॉलेज को मान्यता देने का अधिकार प्राप्त है। और जो लीगल एजुकेशन यदि कहीं कॉलेज खोला जाएगा, कानून का कॉलेज खोला जाएगा, तो उसको भी मान्यता देने का अधिकार किसको है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। दोस्तों 1961 के एडवोकेट एक्ट के तहत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, और हर एक स्टेट में भी इसके सबऑर्डिनेट बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल भी हैं, ताकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्य को कम किया जा सके, मतलब उनके बर्डन को कम किया जा सके। तो बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या काम है कि अगर कोई नया लॉ कॉलेज खुलता है तो उसको मान्यता प्रदान करना, उसके बाद में लीगल एजुकेशन
और इसके बाद में अगर कोई व्यक्ति कानून पास करता है तो उसको लाइसेंस प्रदान करना, अपने सारे अधीनस्थ एडवोकेट्स के आचरण को नियंत्रित करने का काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट के फ्रेश लॉयर होते हैं, उनकी पात्रता का भी एग्जामिनेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया कराता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? पहला तो गलत हो गया, क्योंकि बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन, ये गलत है। और दूसरा एकदम सही है, तो आंसर होगा बी, माने 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13, ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए हैं, अब उसमें से अपने को जवाब देना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है। जैसे कि धन विधेयक के मामले में होता है, अगर कोई मनी बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो उसके पहले उसे प्रेसिडेंट के पास भेजना होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में यह प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति, इवन प्राइवेट बिल जिसको कहते हैं, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल पेश कर सकता है, और राज्यसभा या लोकसभा दोनों में किसी में भी पेश किया जा सकता है। दूसरा, व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज असेंट। अब दोस्तों एकदम सही है, ये 1976 के अमेंडमेंट के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये निश्चित कर दिया गया है कि अब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास किया जा चुका है स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, और प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है, तो प्रेसिडेंट को अब यह अधिकार नहीं है कि वो उसको वापस करे। इट मीन्स दैट इट इज ऑब्लिगेटरी अपॉन द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट और गिव हिज असेंट अपॉन द बिल, उस बिल पर अपनी स्वीकृति देगा। तो यहां पर प्रेसिडेंट के अधिकार पूरी तरह से, जो डिस्क्रिशनरी पावर था, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अन्य बिल में प्रेसिडेंट को रिकंसिडरेशन का, एक बार रिकंसिडरेशन का पावर है। आर्टिकल 74 के तहत में 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, और एक दोबारा से अगर लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा उस बिल को पास कर दिया जाता है, देयर आफ्टर प्रेसिडेंट को कोई चॉइस नहीं होता है बट टू गिव असेंट अपॉन दैट बिल, एंड देन दैट बिल विल बिकम एक्ट, या कानून बन जाएगा। लेकिन यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में किसी प्रकार के रिकंसिडरेशन करने का कोई अधिकार प्रेसिडेंट के पास नहीं है, अगर वो बिल लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी मतलब क्या होता है कि 2/3 बहुमत से लोकसभा से और राज्यसभा से पास हो जाए, प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। मतलब मान लीजिए उस तारीख को राज्यसभा में 242 मेंबर हैं, तो 122 मेंबर का भी बहुमत होना चाहिए, और प्लस 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने लोग उस समय में जब बिल पर वोटिंग कराई जा रही है, तो जितने मेंबर वहां राज्यसभा में बैठे हुए हैं उसका 2/3, और जिनको वोटिंग का अधिकार है, कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जिनको कि वोटिंग का अधिकार किसी कारणवश हटा लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, तो जिसको वोटिंग देने का अधिकार है और जो वहां प्रेजेंट है,
उसका 2/3 बहुमत जरूर होना चाहिए। और ये दोनों सदनों से पास होने के बाद में जब प्रेसिडेंट के पास में जाएगा बिल तो उसे मंजूर करना ही होगा। दोस्तों, कुछ ऐसे भी प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी से पास करने के बाद में आधे राज्य के विधानसभाओं से भी बहुमत से पास होना जरूरी है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जीएसटी जो कानून बना, उसमें चूंकि राज्य के फिनेंशियल हित, वित्तीय जो उनके जो इंटरेस्ट थे वो शामिल थे, इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा के अलावा आधे राज्यों के विधानसभाओं से भी उसे पारित करना पड़ा था, तभी वो प्रेसिडेंट के पास में गया और उसके बाद में वो कानून बन पाया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये सही है। इट इज ऑफ सेकंड पॉइंट, ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। एकदम सही है दोस्तों, धारा 108 के तहत में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, जहां पर कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में मतांतर हो गए हैं। लेकिन जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है, संविधान संशोधन का मामला है, वहां पर ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो यह भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1, 2, 3 में से पहला तो एकदम गलत है, क्योंकि बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स ए प्रायर रिकमेंडेशन, ये गलत है। और 2 और 3 सही है, क्योंकि अगर संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाता है दोनों सदनों से तो उसके बाद में प्रेसिडेंट को दस्तखत करना अनिवार्य है। तो दूसरा क्वेश्चन सही है। और तीसरा, ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग, ये भी सही है। तो आंसर इसमें क्या होगा? बी, मतलब 2 और 3 सही है, बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स, विज कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये गलत है, क्योंकि हमारे संविधान में 3 प्रकार के मिनिस्टर का वर्गीकरण है। एक कैबिनेट रैंक मिनिस्टर जो अपने डिपार्टमेंट का बॉस होता है, उसके बाद स्टेट रैंक मिनिस्टर जो उनके सहायक होते हैं, उसके बाद में डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर जो है ना सबऑर्डिनेट मिनिस्टर होता है अंडर द चार्ज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा क्या है? द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा। दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन विधेयक, जो कि इसमें संशोधन किया गया था 2003 में, और 52वां संशोधन विधेयक है 52, जिसको कि एंटी डिफेक्शन बिल भी कहते हैं, एंटी डिफेक्शन एक्ट, जो कि राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 1985 में पास किया गया था अमेंडमेंट। इसके अनुसार में कैबिनेट के सदस्यों की संख्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्यों की संख्या कितना होगा? नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा और द लोअर हाउस। और यही बात विधानसभा में भी लागू होगा। तो जितना विधानसभा, किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या होगी, उसका 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? करेक्ट, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इसमें क्या होगा? ओनली 2
पहला तो गलत है, तो बी आंसर होगा इसका। तो 14 नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा? नंबर 1, टू रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अब एक्सक्लूसिव पावर तो है नहीं, क्योंकि लोकसभा को पावर है इमरजेंसी को रेटिफाई करने के लिए, तो उतना ही पावर राज्यसभा को है। दोनों सदनों से रेटिफिकेशन होने के बाद ही इमरजेंसी लागू किया जा सकता है, और ये लागू 1 महीने के, जब आप मान लो एग्जीक्यूटिव ने हमारे देश में मान लीजिए कि इमरजेंसी लागू किया, तो उसे 1 महीने के अंदर में दोनों सदनों से इमरजेंसी को रेटिफाई करना होगा। अगर रेटिफाई नहीं होता है, स्वीकृति नहीं होता है, तो फिर इमरजेंसी या आपातकाल समाप्त हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, मतलब ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं, यहां पर राज्यसभा को भी पावर है, तो ये गलत हो गया। टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सरकार सत्ता में तब तक रह सकती है जब तक कि लोकसभा में केंद्र सरकार को बहुमत हो, और उसी तरह से राज्य सरकार को स्टेट असेंबली में बहुमत हो। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत में सरकार बहुमत नहीं जुटा पाती है, तो फिर उस सरकार को इस्तीफा देना होता है। तो यहां ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी सरकार, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, भारत में, वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के तहत में उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि वो स्टेट असेंबली, राज्य सरकार के लिए, और केंद्र सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन में बहुमत प्राप्त करना होगा, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। दिस इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीचमेंट के तहत में हटाया जा सकता है, महाभियोग लगा करके, और इम्पीचमेंट के 2 आधार हैं। पहला, इनकैपेसिटी, और दूसरा क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर। इनकैपेसिटी मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो चुके हैं, कार्य करने योग्य नहीं रह गए हैं। और दूसरा है प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर को संविधान में कहीं व्याख्या नहीं किया गया, लेकिन इसका मतलब यह होता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं, उसको अगर प्रेसिडेंट पालन नहीं करता है, मान लीजिए कोई संविधान संशोधन विधेयक, जैसे अभी मैंने बताया, दोनों सदनों से पास होकर के प्रेसिडेंट के पास में गया, और प्रेसिडेंट उस पर स्वीकृति नहीं देता है, he declines to give assent upon the constitutional amendment bill। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि he can be charged with the proved misbehavior, and parliament has the sole authority to start impeachment proceeding against the president of India। तो इसमें क्या है? इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर बराबर अधिकार हैं। यहां भी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक्सक्लूसिव पावर क्या है? दूसरा है टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आंसर होगा बी, मतलब 15 बी। With reference to anti-defection law in India, consider the following statement. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house। ये गलत है।
दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में नियम है कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, जैसे कि आपको मालूम है कि राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विसेज में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। उसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी 1/6 सदस्यों को, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1/6 भाग सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार वहां के गवर्नर को है। तो इसमें विधान क्या है? विधान यह है कि अगर कोई नॉमिनेटेड सदस्य है, जैसे कि अभी स्वप्न दास गुप्ता, वो नॉमिनेटेड सदस्य था, लेकिन वो वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए गए, तो उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्योंकि नियम यह है कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है तो उसे 6 महीने के अंदर में अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। लेकिन 6 महीने के बाद वो दूसरे पार्टी में अगर ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो यहां पर स्वप्न दास गुप्ता ने, चूंकि उनको ऑलरेडी 3 साल से ज़्यादा हो गया था सदस्य बने हुए राज्यसभा का, और उन्होंने कहा कि हम चुनाव बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें राज्यसभा के सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा, बिकॉज ही वॉज ए नॉमिनेटेड मेंबर। तो ये गलत है। दूसरा, द लॉ डजंट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड ए डिफेक्शन केस। कानून में यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डिफेक्शन केस में कितने दिन के अंदर में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर उसमें निर्णय देगा। तो ये सही है, क्योंकि उसमें टाइम फ्रेम नहीं अपनाया गया है। तो इसमें आंसर क्या होगा? ओनली 2। तो ओनली 2 कहाँ है? बी, 16 बी, सभी बी ही आंसर आ रहा है। सत्रह नंबर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meeting of the Parliament of India। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि धारा 76 आर्टिकल 76 के तहत में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद की व्यवस्था की गई है। मतलब यह हुआ कि अटॉर्नी जनरल का पद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, और उनके अधीन में सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के भी अधिकारी होते हैं। लेकिन वो क्या है? स्टैट्यूटरी पद है, वैधानिक पद है, वो संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपने पद पर रह सकता है, जैसा कि गवर्नर में प्रावधान है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को यह अधिकार है कि वो बिना सदस्य रहते हुए भी पार्लियामेंट के दोनों सदनों में बहस में भाग ले सकता है। हालांकि वो सदस्य नहीं है, लेकिन भाग ले सकता है। लेकिन जब वोटिंग होगा तो वोटिंग के समय में उसे वोटिंग देने का अधिकार नहीं है, उसे वहां से जाना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यहां पर क्या लिखा है कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल। तो यहां सॉलिसिटर जनरल जो है वो, सॉलिसिटर जनरल को अधिकार नहीं है कि वो पार्लियामेंट के अधिवेशन में भाग ले, केवल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अधिकार है। दूसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंटेड हिम रिजाइन्स। ऐसा कोई बात नहीं है। हालांकि एक कन्वेंशन डेवलप हो गया है कि जिस गवर्नमेंट ने अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया है, अगर वो गवर्नमेंट सत्ता से हट जाती है तो अटॉर्नी जनरल को भी अपने पद से वो इस्तीफा दे देता है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो यहां पर क्या होगा कि ये भी सही नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या है? नाइदर 1 नॉट 2, आंसर होगा डी। तो 17 नंबर डी, 17 नंबर डी। 18 विथ रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। मैंडेमस मतलब होता है कमांड। अब दोस्तों आर्टिकल 32 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो अधिकार है, जिसको कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत में 5 रिट दिए गए हैं। पहला है हैबियास कॉर्पस टू प्रोड्यूस द बॉडी। अगर किसी व्यक्ति को किसी अधिकारी के द्वारा छुपा के रख दिया गया है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वो आदेश दे पुलिस अधिकारी को या दूसरे अथॉरिटी को कि वो उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे, टू प्रोड्यूस द बॉडी। तो राइट टू फ्रीडम का ये बहुत बड़ा हथियार है। उसी तरह से मैंडेमस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन और को वारंटो, ये 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है आर्टिकल 32 के तहत में, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 227 के तहत में। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार का हनन हो गया है, तो दोस्तों इसमें मैंडेमस में क्या होता है, मैंडेमस का ये लैटिन वर्ड है, उसका माने क्या होता है, टू कमांड। कमांड का मतलब क्या हुआ कि जो हायर जुडिशरी है उसको ये अधिकार है कि वो निचली अदालत को या अथॉरिटी को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को निर्देश दे सके कि अमुक अमुक आप काम कीजिए जो आप नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो सही है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ में मैंडेमस का रिट जारी नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विथ ए पब्लिक ड्यूटी। सही है, अगर उसको पब्लिक ड्यूटी दिया गया है, शासकीय काम दिए गए हैं, तो फिर रिट ऑफ मैंडेमस सुपीरियर कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है। दूसरा, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी। अब दोस्तों इसमें यह सही है कि कंपनी के खिलाफ में मैंडेमस नहीं लगाई जा सकती है। और तीसरा, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी ए पेटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ को वारंटो। अब को वारंटो का हिंदी मतलब सिंपल वर्ड क्या होता है, ऑन व्हाट ऑथोरिटी। कोई भी व्यक्ति अगर किसी पद पर है तो किस अधिकार के तहत में उस पद पर पहुंच गया है। अगर कोई पब्लिक माइंडेड व्यक्ति है और उसको लगता है कि वो ऑफिसर उस पद की जो अहर्ता है उसके लायक नहीं है, उसको फुलफिल नहीं करता है, तो रिट दायर किया जा सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों सही हैं, 1 2 3, मतलब डी। उन्नीस नंबर, विथ रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संबंध में निम्नलिखित जो तथ्य हैं उस पर गौर करें। पहला, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। दोनों प्राइवेट और सरकारी अस्पताल उसको जरूर अपनाएं। दूसरा, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। तो आपको मालूम है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत में कुछ जो हमारे जो पीपुल बिलो द पॉवर्टी लाइन और खास करके 5 लाख तक
उनका ट्रीटमेंट फ्री में इलाज होगा, और प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट, ये भी सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, कहीं भी आप अपना इलाज करा सकते हैं। तो आंसर होगा 19 का बी। 20 विथ रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्या पॉइंट है? एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। एकदम सही है, क्योंकि जब भी जनरल इलेक्शन होता है तो उसके बाद में जब सदस्य लोकसभा में जब ओथ ले लेते हैं उसके बाद से स्पीकर का चुनाव होता है, और स्पीकर के चुनाव के लिए एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जो सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर वो व्यक्ति होता है जिसको टेम्पोररी स्पीकर बोलते हैं, जो सबसे वरिष्ठता में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे वरिष्ठ मेंबर होता है। और उसके बाद में जब स्पीकर का चुनाव होता है, स्पीकर के द्वारा डिप्टी स्पीकर को चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। हालांकि आप दोस्तों आप जानते हैं कि 2019 के चुनाव के जनरल इलेक्शन के बाद से अभी लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं हो पाया है, तो ये पहला पॉइंट सही है। दूसरा क्या है कि देयर इज ए मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट एज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। ऐसा कोई विधान नहीं है कि डिप्टी स्पीकर मेन अपोजिशन पार्टी से होगा या रूलिंग पार्टी से हो गया। हालांकि बहुत सारे देशों में या हमारे देश में पहले भी एक कन्वेंशन डेवलप हो गया था जिसमें कि डिप्टी स्पीकर का पद मेन अपोजिशन पार्टी को दिया जाने लगा था, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि 2019 से डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। तो ये कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, कोई एक छोटे से दल का सदस्य भी डिप्टी स्पीकर हो सकता है, बशर्ते कि उसको सारे सदस्य समर्थन करते हों या बहुमत उनका समर्थक हो। तो ये गलत है। तीसरा क्या है? द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर द सीटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट ही रूलिंग। एकदम सही है दोस्तों। जब स्पीकर एब्सेंट हो या बीमार हो या पद वैकेंट हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में जब डिप्टी स्पीकर सदन का व्यवस्थापन करता है या उसको प्रिजाइड करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको वही सारे पावर होते हैं जो स्पीकर को होते हैं। तो एकदम सही है तीसरा। और चौथा क्या है कि द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये कोई जरूरी नहीं है कि स्पीकर के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उसको प्रधानमंत्री ने स्वीकृत कर दिया। ऐसा ये कन्वेंशन का पार्ट हो सकता है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एस्टैब्लिश प्रैक्टिस नहीं है। इसको 100% श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो गया? 1 और 3। 1 और 3 मतलब द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स, ये सही है। और 3 द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन ही प्रिजाइड्स ओवर लोकसभा, ये सही है। सीटिंग ऑफ द हाउस, तो 1 और 3 मतलब ए 20 नंबर।
अब दोस्तों 51 में एक क्वेश्चन है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेयर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के दौरान 1858 से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट शुरू हो गया, जिसमें कि क्राउन ने अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान या ब्रिटिश इंडिया का पूरा अधिकार अपने पास ले लिया और अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में सत्ता थी उसे बेदखल कर दिया। और इसके बाद में 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और फाइनली 1947 का एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था। तो दोस्तों 1919 एक्ट की क्या विशेषता थी? इसमें दो सब्जेक्ट को दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसको कि ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट कहते हैं। और राज्यों में द्वैध शासन माने डायरकी की स्थापना की गई थी। तो अब यह कहता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो रिजर्व में रखे गए थे और किसको ट्रांसफर्ड में रखे गए थे। दोस्तों रिजर्व सब्जेक्ट का जो हेड होता था वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड अधिकारी होता था, ही वॉज द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के जो हेड होते थे वो इलेक्टेड मिनिस्टर माने इंडियन मिनिस्टर होता था, द पर्सन हु हैड बीन इलेक्टेड। अब क्वेश्चन है कि जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था कि रिजर्व सब्जेक्ट था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो सबको मालूम है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या था, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के तहत में था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिजर्व सब्जेक्ट में था। लैंड रिवेन्यू, क्योंकि इट वाज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, तो लैंड रिवेन्यू जो है वो किसके पास था, रिजर्व सब्जेक्ट के अधीन था। और पुलिस, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर का काम देखता था और अभी भी देख रहा है, तो पुलिस को नियंत्रित करने का काम आईसीएस ऑफिसर के द्वारा किया जाता था और ये पुलिस जो है वो रिजर्व सब्जेक्ट में आता था। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि 1, 3, 4 ये किस में थे, रिजर्व सब्जेक्ट में थे। केवल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे नगर पालिका, नगर निगम, सैनिटेशन का काम, वाटर फैसिलिटी काम, ये काम जो है ना वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जिम्मे में था। तो अब इसमें आंसर क्या होगा, 1, 3, 4 और ये आंसर है सी, मतलब 51 सी। दूसरा क्वेश्चन है 52, इन मेडिवल इंडिया द टर्म फानम मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा डेक्कान में जो क्वाइन होता था ना, सिक्का, उसको बोलते थे फानम। अब यहां पर क्या पूछ रहा है कि इन मेडिवल इंडिया द टर्म फानम रिफर्स टू क्लॉथिंग माने कपड़ा, क्वाइंस माने सिक्का, ऑर्नामेंट माने आभूषण और वेपन्स माने हथियार। तो आंसर क्या होगा, क्वाइंस। माने 52 नंबर बी। Consider the following freedom fighters: बारिंदर कुमार घोष,
जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। व्हिच ऑफ द अबव वेयर एक्टिवली एसोसिएटेड विथ गदर पार्टी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना 1915 में की गई थी। कहाँ पर? शिकागो में, अमेरिका में। और इनका एजेंडा था डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, और मेथड था रिवॉल्यूशनरी मेथड। और इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के विभिन्न भाषाओं में पत्र और पत्रिकाओं का संचालन भी किया था, प्रकाशन किया था। और इसके सबसे बड़े नायक थे लाला हरदयाल। तो इसमें जैसे कि बारिंद्र कुमार घोष, अब जुगांतर जो पत्रिका निकलता था इसके संपादक थे। और आपको मैं बता दूं कि अरविंद घोष के भाई थे। जोगेश चंद्र चटर्जी, ये भी बहुत एक रिवॉल्यूशनरी और क्रांतिकारी रहे हैं। बाद में ये आज़ादी के बाद में राज्यसभा के सदस्य बन गए और 1960 या 61 में उनकी मृत्यु हुई है। कांग्रेस के सदस्य बन गए थे लास्ट में। तो इसमें आंसर क्या होगा? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 53 डी। With reference to the proposal of Cripps Mission, consider the following statement. 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और उसका क्या उद्देश्य था कि यहाँ पर जो नेता हैं कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के या अन्य नेता हैं, उनका समर्थन जुटाना, क्योंकि ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वार में उलझा हुआ था। तो उसका उद्देश्य क्या था कि यहाँ के नेताओं को समर्थन प्राप्त किया जाए। और इसलिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को यहाँ भेजा गया था, जो कि वार कैबिनेट के सदस्य भी थे। तो दोस्तों, इसका क्या क्या रिकमेंडेशन था? ये कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। नंबर 1, ये गलत है। एनी प्रोविंस व्हिच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। एकदम सही है, क्योंकि इस क्रिप्स मिशन ने विभाजन का जो बीज है वो बो दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम डोमिनियन स्टेटस, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड को डोमिनियन स्टेटस ब्रिटिश एम्पायर में प्राप्त हो, वैसा ही डोमिनियन स्टेटस हम हिंदुस्तान को भी दे देंगे, लेकिन वो वार खत्म होने के बाद। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर कोई यूनिट ये चाहता है कि वो अपना अलग संविधान बनाए, तो उसके लिए वो सेपरेट एग्रीमेंट ब्रिटिश सरकार से कर सकता है। और पहला पॉइंट गलत क्यों है? क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड, नॉट नॉमिनेटेड बट इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज द नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। हाँ, प्रिंसली स्टेट में इन्होंने लागू किया कि वहां के राजा रजवाड़े को नॉमिनेशन करने का अधिकार होगा, लेकिन ब्रिटिश भारत में जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा, लेकिन इसका यहां पर क्या लिखा है? नॉमिनेटेड। तो ये गलत है। तो आंसर क्या होगा? बी, ओनली 2। दूसरा पॉइंट जो है वो सही है। 54 बी। और इसीलिए
गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के प्रपोजल को क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक ऑन द फेलिंग बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। नेति पाकरना, प्रशिस्त पार्वन, प्रशिस्त पार्वन, ये जैन टेक्स्ट है। विच ऑफ द एबव जैन टेक्स्ट पूछ रहा है। तो प्रशिष्ट पार्वन जो है वो सबको मालूम है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट है। आवादान शतक, अब ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है तो ये जैन टेक्स्ट हो नहीं सकता। और चौथा है त्रिशतक, त्रिशतिक लक्षण महापुराण, ये है जैन टेक्स्ट। तो आंसर क्या होगा? बी, माने 2 और 4। जैसे प्रशिष्ट पार्वन मैंने बोला और त्रिशस्ति लक्षण महापुराण, आंसर है बी, 55 बी। With reference to Indian history, consider the following pairs. आर्यदेव जैना स्कॉलर, सही है कि गलत है? दिगनाग बुद्धिस्ट स्कॉलर, नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर। अब इसमें कहता है कि हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। तो दोस्तों नन ऑफ द पेयर्स, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर्स एंड ऑल द 3 पेयर्स। तो आंसर होगा ऑल द 3 पेयर्स। क्यों? आप सबको मालूम है कि दिगनाग जो था वो बहुत बड़ा बुद्धिस्ट स्कॉलर था, नाथ मुनि वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े स्कॉलर थे और आर्यदेव बहुत बड़ा जैन स्कॉलर था। ये तीनों जो है वो आएगा ऑल 3 पेयर्स, मतलब डी। आंसर है 56। With reference to Indian history, consider the following statement. The first Mongol invasion of India happened during the reign of Jalaluddin Khalji। ये गलत है दोस्तों। सिलेब डायनेस्टी की स्थापना के बाद से ही मंगोलों का आक्रमण हिंदुस्तान पर होने लगा था और ये अल्तमश के समय में भी हुआ, बलबन के समय में भी हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। During the reign of Alauddin Khalji, one Mongol assault marched up to Delhi and besieged the city। एकदम सही है, अलाउद्दीन के समय में ऐसा हुआ। और मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। ये गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ऐसा कोई बड़ा मंगोल अभियान नहीं हुआ जिसमें कि नॉर्थ वेस्ट का जो उत्तर पश्चिम सीमा का क्षेत्र जो है उसके अधीन आया हो। तो इसमें आंसर क्या होगा? ओनली 2, माने बी। लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्योंकि लेट हो रहा है, फिर कल हम उसको देखेंगे। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, Who of the following were known as Kulah Daran? Kulah Daran, Kulah Daran माने पॉइंटेड कैप। इसका माने क्या होता है? नुकीला टोपी। अब यह किसके लिए लागू है? पहला अरब मर्चेंट, कालंदर्स, पर्शियन कैलीग्राफिस्ट और सैयद्स। दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का भी शासन हुआ, हालांकि वो 30-40 साल तक ही चला। तो ये लोग पॉइंटेड कैप पहनते थे और इसके कारण से इसको क्या कहा जाता था? कुलह दारन। तो आंसर होगा डी।
मैंने 58 बी। तो दोस्तों आज मैं विभिन्न क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया, सॉल्व किया। चूँकि 1 घंटा से ज़्यादा समय हो चुका है, इसलिए मैं अपना उद्बोधन अभी समाप्त करता हूँ। कल पुनः मैं शेष बचे हुए हिस्ट्री और ज्योग्राफी के से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।